यस, नमस्कार मित्रों। पेपर को देख लेते हैं। सबके पास है पेपर और क्वेश्चन देख लेना आप। तो मैं खाली आंसर बताऊंगा और कोई ऐसी बात होगी सरल करने वाली बता भी दूंगा। प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। विचार प्लस ईय विचारणीय, इसमें अनीय प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? अनीय। आप कौन सा प्रत्यय ये लिख लेना वैसे, ठीक है, ताकि ध्यान में रहेगा। विचारणीय में ईय प्रत्यय, ये गलत है, बाकी सब राइट है। तो यहां प्रत्यय क्या आना चाहिए हमारा? अनीय। क्या आना चाहिए? अनीय प्रत्यय आना चाहिए। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित है? बचाव, बचना क्रिया, छलना क्रिया, मिलना क्रिया, नैपुण्य। निपुण। तो निपुण मूल शब्द है, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, पहला राइट है। नैपुण्य राइट है, नैपुण्य। चलिए, किस शब्द में वी प्रत्यय का प्रयोग शुद्ध रूप से नहीं हुआ है? साध्वी में नहीं हुआ। देखिए, ये साधु प्लस ई, ये यण संधि से बना है। किससे बना है? यण संधि। ऊ बदले, ऊ किसमें बदलेगा? वह में। इसमें नहीं हुआ। वैसे ये तो मायावी में माया अलग हो गया, वी अलग हो गया, तप अलग हो गया, वी अलग हो गया, ठीक है ना। और इसमें भी वी, तो इसमें साध्वी राइट करना है। सबने यही राइट किया, ठीक है। किस विकल्प में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? जुगाड़ी। जुगाड़ प्लस आड़ी नहीं होता, जुगाड़ में ई प्रत्यय लगना चाहिए, इसलिए ये गलत है। तो पहला ही राइट है। बाकी मानवी में मानव प्लस ई, दानवी में दानव प्लस ई, हरियाणवी में हरियाणा प्लस वी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला, साहित्य शब्द निर्मित व्युत्पन्न हुआ है मूल शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय के योग से। देखिए, इसको देख लीजिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यह है सहित और प्रत्यय क्या लगा? य। अब ये स कौन है इसमें? उपसर्ग। यह कौन है इसमें? प्रत्यय। और हित मूल शब्द है। तो मूल शब्द में उपसर्ग भी लगा है, मूल शब्द में प्रत्यय। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसे तो आप बोल्ड कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा अलग तरीके का। उपसर्ग प्रत्यय के योग से संधि, तो मूल शब्द के में उपसर्ग, ये देखो मूल शब्द। अब देखो पहली लाइन समझिए, उपसर्ग तथा प्रत्यय के योग से। तो आप ये सोच रहे हो कि सर उपसर्ग तो है ही है, प्रत्यय भी है, परंतु बात यह है, तीसरी लाइन पढ़िए। तीसरी लाइन ये कह रहा है कि मूल शब्द में, ये मूल शब्द में क्या लगा है? उपसर्ग। और मूल शब्द में क्या लगा है? प्रत्यय। इसलिए तीसरे चौथा जो ऑप्शन है वो ज्यादा सही। जो धातु शब्द, धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए, सीधा है। जो धातु या शब्द के अंत में जुड़ता है वो कौन होता है? प्रत्यय होता है। बहुत कॉमन है, ये तो कक्षा 6 वाले भी कर। ये प्रश्न किसी ने गलत किया क्या? नहीं होना चाहिए। प्रायोगिक शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रायोगिक शब्द में, अरे प्रयोग में एक लगेगा तो क्या बनेगा? प्रायोगिक। ओके, अरे जो बोल गया वो तो राइट हो गया। चलो, जो छूट गया प्रश्न वापस ऊपर चले जाते हैं। कृत प्रत्यय से नहीं है मारक। पहले तो कृत प्रत्यय क्या है पहले ये बताओ। क्रिया। तो मारक मारना क्रिया है, लड़ना क्रिया है, करना क्रिया। दानव, धनु में और प्रत्यय लगता है और ये संतानवाचक है। याद आ रहा आपको? धनु में अ लगा, दानव, रघु में अ लगा, राघव, तो ये संतानवाचक है। ये तो तद्धित प्रत्यय से बना हुआ है। तो दो राइट। प्रायोगिक में एक प्रत्यय हो गया। रामचरित शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। राम का चरित, राम। विग्रह लिख लेना, इसका भी विग्रह लिख लेना। राम का चरित जिस ग्रंथ में हो, यहां रामचरित है। अब एक और बात, अगर मान लीजिए परीक्षा में रामचरित मानस आ गया, अगर रामचरित मानस आ गया तो पता है ये पुस्तक विशेष है और ये आचार्य तुलसीदास जी ने लिखी, तो पुस्तक विशेष है, इसलिए ये फिर क्या हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन में बहुब्री नहीं है, यहाँ ऑप्शन में सिर्फ तत्पुरुष दिखेगा। नील कमल में कौन सा समास है? सबने यही राइट किया, पढ़ाया भी था। ओके, सामासिक सारणी को सुमेलित कीजिए। मैं कोई सुमेलित नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। पर और रह गया, चश्मा आ गया मेरे, अब ऐसा लग रहा है। विशेषण और संज्ञा शब्द के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय। ये राइट किया सभी ने? ओके, सामासिक सारणी को सुमेलित कीजिए। प्रथम पद प्रधान कौन सा होता है? अब ये मैं आंसर नहीं देखा रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं।
पहले पहले के लिए आ जाएगा ग। उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरे के लिए क। दोनों पद प्रधान होता है, तीसरे के लिए ग। और अन्य पद प्रधान होता है बहुब्री और ख। तो क ख ग ग। ठीक है, दोनों होता है। अब ये कौन सा तीसरा राइट है ना? तीसरा बिल्कुल। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत का चुनाव। दर हकीकत, देखो दर एक उपसर्ग है, हकीकत में। दर असल, असल में, तो ये राइट है हकीकत में। मरणोपरांत, मरने तक, ये गलत, मरने के बाद होना चाहिए, तो ये राइट होगा दूसरा। बाकी सब ठीक है। कौन सा विकल्प कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है? पक्ष को दर सही है, हस्त को गत सही है, ग्रंथ को धारण करने वाला ग्रंथदार सही है, उपयुक्त सभी, ये राइट हो। 20वीं सदी का राजस्थान रामचरण रामनारायण, ये तो है ही नहीं मेरा, ये तो शायद वो है राजस्थान का एकीकरण, इसमें तो कोई है। चलिए अब आ जाइए अपने समास पर। ओके, देखिए ये लिखने वाला समास है, सबसे छोटा समास है, सबसे अलग ही, बहुत कम उदाहरणों वाला और परीक्षा में बहुत कम पूछने वाला समास है, द्विगु। देखिए जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान हो लेकिन पहला पद संख्यावाचक हो, ध्यान रखना, जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान हो प्रथम पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची, वहां द्विगु समास होगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें आपको पेपर सेटर कहां फंसा सकता है वो नोट में लिख रखा। द्विगु तत्पुरुष समास में विग्रह के लिए सामान्यतः, देखो इसकी पहचान, एक तो संगम, हमेशा किसी वाक्य विश्लेषण में अगर आपको संगम मिले शब्द, या समूह का प्रयोग मिले, या मिश्रण का प्रयोग मिले, या समाहार का प्रयोग मिले, वो द्विगु में ही होता है। जैसे है जो का, के समान, रूपी, है जो, इन सब का प्रयोग कहां देखते हैं हम? कर्मधारय में। कहां देखते हैं? और यहां संगम, समूह, मिश्रण और समाहार का प्रयोग हम कहां देखते हैं? द्विगु। ये इसकी पहचान है। कुछ शब्द, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नोट यही है, प्रथम पद से निर्मित होते हैं परंतु विशिष्ट अर्थ रखने के कारण, विशिष्ट अर्थ यानी कि कोई अन्य अर्थ रखने के कारण उन्हें बहुव्रीहि समास में गिना जाता है। ये क्या लिखा है? तिरंगा। चलिए पहले इसको समझते हैं कि तिरंगे को बहुव्रीहि क्यों कहेंगे। हर एक की व्याख्या बहुव्रीहि समास में भी मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले शब्द पर आते हैं। तिरंगा में रंगा शब्द है, ती का मतलब क्या होता है? तीन। इसका सामान्य अर्थ है तीन रंगों वाला। इसका मतलब संख्या बताई जा रही है कितनी? तीन। उसे तिरंगा कहेंगे। तीन रंग का कोई भी हो सकता है, काला नीला पीला, ये भी तीन रंग का। मैं कहूंगा आज कमरे को तिरंगा बना दिया, काला नीला पीला बना दिया, मतलब तीन रंग के कंसेप्ट की बात कही जा रही है। लेकिन बहुव्रीहि कब होगा? जब हमारे राष्ट्रीय ध्वज भारतीय, उसके बारे में बात कही जाए। जैसे नेताजी ने तिरंगे को सलामी दी, तो नीले पीले काले धोले को सलामी नहीं दी, भारतीय ध्वज को सलामी दी। इसका मतलब वहां तिरंगा का किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? राष्ट्रीय ध्वज का। इसलिए इस स्थिति में वो बहुव्रीहि हो जाएगा। बाकी तिरंगा तो कोई भी हो सकता है। शालिनी ने आज तिरंगे की साड़ी पहन रखी है, हो सकता है नीली पीली हरी कॉम्बिनेशन वाली लहरिया। आजकल क्या क्या पहनते हैं लोग, इस तरीके के पहनावे आते हैं, दो दो तीन तीन कलर होते हैं। कोई कोई तो 7 रंग की साड़ी भी पहन लेता। सातों आ जाओ, जिसको जो पसंद है वो ग्रहण कर ले। हाँ होता है आजकल। अगला क्या आ रहा है? दो गला। कितने गले? यहाँ जितने भी बैठे हैं सबके गले कितने? इंक्लूडिंग मी कितने? एक ही तो है। ये 4 आंख वाला कौन है बताओ? हाँ कहा बता, दो गले का, इधर आ। तू तो दोगलेपन की बात पे आ गया वापस। इसको समझिए आप। इसका वास्तविक अर्थ है जिसके गले वास्तव में दो हो, उसको दोगला कहते हैं। इस शब्द की मर्यादा बता रहा हूं, इसका मीनिंग है जो दो गला। जैसे ऋतिक रोशन के 2 अंगूठे,
कभी देखना आप, उसके दो अंगूठे तो हो, दो अंगूठे हैं तो बाई मिस्टेक है, किसी के कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी के एक उंगली यहाँ पे भी होती नहीं होती, कभी देखी होगी छोटी सी तो होती है, तो ये तो टेक्निकल एरर है। तो आप है ना, तो आप उसको आप ये क्या कह सकते हो, दोगला का मीनिंग तो वास्तव में दो गले वाला होता है, लेकिन हम कई बार इसका प्रयोग करते, देखो यार ये आदमी तो दोगला है, क्या उसके वास्तव में दो गले नहीं, न तो गले की बात हो रही है न दो की बात हो रही है, बात है अपने विचारों पर न टिकने वाला। पहले तो कुछ कहा था कि भाई आपकी फीस 10,000 रुपए, और जैसे भर्ती आई 20,000 कर दी। अरे मेरे को नहीं पता कितनी फीस है, मैं तो अंदाज से गोली मार रहा हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है वास्तव में भगवान सौगन की यहाँ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की फीस कितनी ली जाए, कितनी ली जा रही है, 20, 21, चलो 21,000 ली जा रही है, अच्छी बात है। और अरे मैं अच्छी बात का मतलब ये, आप उसको यूं मत लो कि वो क्या बोलते हैं ज्यादा ली जा रही है कम ली है, मैं ये बता रहा हूँ कि 21,000 अगर फीस ली जा रही है और आपसे ये कहा जाए कि नहीं आप 21,000 लेंगे, जैसे वैकेंसी आई और मैं एक इंस्टीट्यूट की तरफ से अगर मैं यूं कह दूं कि नहीं अब तो 35,000 रुपए फीस है, मेरा यार सर तो दोगलेपन पे आ गए, पहले तो कहा था कि हम तो 21,000 में एडमिशन दे देंगे, अब तो 35,000 ले रहे हो, इसका मतलब कथनी और करनी में बात हो, भेद हो गया कि नहीं हो गया। अपने विचारों पर जो व्यक्ति नहीं टिकता है, एक जगह पर वो अपनी बात पर कायम नहीं रहता है, उसको कहते हैं हम दोगला। ये जितने उदाहरण दिख रहे हैं इन सबको मैं पढ़ाऊंगा बहुब्री में, ये सब डबल अर्थ वाले हैं, एक इसका वास्तविक अर्थ भी है और एक इसका विशिष्ट अर्थ भी है, इसलिए ये सभी उदाहरण किसके माने जाएंगे, बहुब्री में, लेकिन ये द्विगु में भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं हम इसको वाक्य में प्रयोग करके मैं आपको बताऊंगा, हर एक का उदाहरण देकर के बताऊंगा कि किस, जैसे इसी को देख लेते हैं, चतुर्भुज। चतुर्भुज का कंसेप्ट है चार भुजा वाला, जिसकी चार भुजाएं हो उसको चतुर्भुज कहते हैं। सबसे पहले इसको द्विगु में गिनते हैं। आपको पता होना चाहिए गणित में एक आकृति होती है जिसकी कितनी भुजाएं होती है, चार। कितनी भुजाएं होती है, चार। चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। इनके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये गणित की बात बता रहा हूं, यहाँ चतुर्भुज की बात कर रहा हूं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये लाइन दे करके अंडरलाइन करके मैं सवाल करूंगा कि बताइए चतुर्भुज में समास कौन सा, इसका मतलब चार भुजा वाली आकृति को ही कहा जा रहा है। लेकिन चतुर्भुज शंख चक्र गदा और पद्म भगवान विष्णु के हाथ में होता है, और गांव में ठाकुर जी का मंदिर देखा होगा, चार भुजा का मंदिर देखा होगा, वो हमारे भगवान विष्णु को समर्पित होता है, उनको चतुर्भुज भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए भगवान विष्णु के संदर्भ में ये क्या हो जाएगा, बहुब्री हो जाएगा। मैं ये कोई चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री होता है, क्या मैं भगवान विष्णु की बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूं, मैं बात गणितीय आकृति की कर रहा हूं। इसी तरीके से देखिए ये कौन है, हमारा त्रिभुज, कौन है ये, त्रिभुज। कितने भुजाएं इसमें, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ जाएंगे, इसके अलग अलग भेद है वहां पर त्रिभुज के, कोई समद्विबाहु होता है, कोई विषम बाहु होता है, ठीक है ना। तो वो त्रिभुज के अलग अलग कोण के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, तो तीन भुजा से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। अब लेकिन ये बहुब्री नहीं है, जैसे चतुर्भुज में बहुब्री जी का कंसेप्ट था, ये बहुब्री इसलिए नहीं है क्योंकि शोध जारी है, अनुसंधान जारी है, रिसर्च जारी है कि तीन भुजा वाला अभी तक तो कोई देवता पैदा नहीं हुआ जिसकी तीन भुजाएं। जिस दिन तीन भुजा वाला कोई देवता मिल जाएगा हमें, उस दिन ये भी बहुब्री हो जाएगा। अभी तक तो कोई नहीं तीन भुजा वाला, चार भुजा वाले, चार हाथ वाले, कल्ला जी का भी नाम सुना होगा, तो ऐसे तीन भुजा वाला मैंने भी देवता का किसी का नाम नहीं सुना, और कहीं मिल जाए कहीं किताब में सर तीन भुजा वाला ये देवता है, उसी दिन ये बहुब्री बन जाएगा, क्योंकि वो देवता के लिए रूढ़ हो जाएगा। खैर उस पर अपन बात करेंगे। तो द्विगु का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जिस सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान हो, पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वहां कौन सा समास होगा। इस समास में एक ही बात याद रखनी है, सिर्फ संख्या। अगर किसी शब्द का अर्थ पहले वाले का दूसरे में संख्या के रूप में विशेषता अगर बता रहा है तो ही द्विगु होगा। भले ही संख्यावाची शब्द आगे आ जाओ और वो अन्य अर्थ बता रहा है तो फिर वो द्विगु नहीं होगा। जैसे यहां देख लीजिए त्रिनेत्र, इसका मतलब तीन आंख नहीं है, इसका मतलब यहां भगवान शिव है, त्रिनेत्र भगवान शिव को कहा जाता है। लेकिन त्रिनेत्र का प्रयोग अगर ऐसे किया जाए कि तीन आंखों के बारे में कहा जा रहा हो, जैसे भगवान शिव के त्रिनेत्र को देख कामदेव भस्म हो गया, तो भगवान शिव तो पहले आ चुके हैं,
तो त्रिनेत्र की बात किसके लिए हो रही है? 3 आंखों के लिए, इसलिए वहां द्विगु होगा। और मैं ये कहूं कि त्रिनेत्र ने कामदेव को भस्म कर दिया, इसका मतलब शिव ने कामदेव को भस्म किया। यहां त्रिनेत्र किसके लिए आया? शिव के लिए, यानी बहुब्री के लिए। इसलिए वास्तव में समास वाक्य में पूछा जाना चाहिए। एक तो पेपर सेटर करता ही गलती यही है कि डायरेक्ट शब्द दे दिया जाता है, उसका सटीक अर्थ क्या है ये हम पता नहीं लगा पाते, न हम बता पाते कि ये कहना चाह रहा है, उसका मंतव्य ये है, उसकी भावना ये हम समझ नहीं पाते। इसलिए समास को वाक्यों में पूछा जाना चाहिए। खैर, अभी आप इसको लिख लीजिए, एक बार हेडिंग डालिए द्विगु तत्पुरुष। फिर आगे इसके उदाहरणों पर आते हैं। एक मिनट, आप सभी लिखना बंद करें, क्योंकि कल मैंने इस क्लास को जो टॉपिक पढ़ाया था आपको, उसको मैंने देखा था, तो यहाँ एक मुझे टाइपिंग एरर दिखी थी और मेरा भी पढ़ाते समय ध्यान नहीं गया था, उसको मैं करेक्ट करवा लेता हूँ। बाद में मैंने देखा उसको। इस पर आ जाइए आप। यहाँ जो बैलगाड़ी लिखा हुआ है, ये बैलगाड़ी में एक मात्रा लिखी है, आप इसको करेक्ट करें। और बैलगाड़ी, हाँ, 2 लिखना, बैलगाड़ी। लिख लिया? बैलगाड़ी, बैल तो उसको कहते हैं, ये बेल जो लता होती है ना, बेलड़ी, अमर बेल, अमर बेल, कभी नाम सुना आपने? वो पीले कलर की होती है। हाँ, ये वो बेल यानी लता है ये। तो यहाँ मेरा ध्यान नहीं गया एक्चुअल में, ठीक है। तो फिर बाद में मैंने क्या वीडियो देखा, मुझे लगा यार ये मिस्टेक है इसमें, तो आप इसको सही कर लेना, सही कर लेना, ठीक है। बैलगाड़ी तो बैल पर चलने वाली गाड़ी नहीं है, हाँ, ठीक है। बाकी तो कुछ नहीं है इसमें, और कोई इतना टाइम मुझे भी नहीं मिलता, कई बार मैं जल्दबाजी में भी रहता हूँ, तो हो सकता है स्लिप हो गया। चलिए, ओके। हाँ अभिषेक जी, शायद आपने बोला भी होगा बैल पर 2 मात्रा आएगी, बिल्कुल, परंतु शायद मैंने कमेंट पढ़ा नहीं होगा, बाकी उसी समय करेक्ट कर लेता। हाँ यस, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। मेरा क्लिक हो गया दिमाग में, तुरंत मुझे याद आया, कल मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मैंने कहा यार इतनी मिस्टेक कैसे हो गई। होती है, कोई नहीं। एक बार लिख लीजिए इसे सभी को, फिर आगे इसके उदाहरणों पर आते हैं। बहुत छोटे ही हैं, 5-7 उदाहरण ही है इसमें। इसमें मेन बात याद रखनी है, संगम, समूह, मिश्रण और समाहार, ठीक है। जब नदियों की बात होती है तो हम संगम का प्रयोग करते हैं, जब हम वस्तुओं की बात करते हैं तो वहां मिश्रण करते हैं, ठीक है, या समूह के रूप में या समाहार के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। संगम का प्रयोग अमूमन हम नदियों के रूप में करते हैं, जैसे त्रिवेणी संगम, सोम, माही, जाखम, काली सिंध, आहू और चंबल नदी। इस तरीके से गंगा, जमुना, सरस्वती ऐसे संगम होते हैं। जैसे प्रयागराज में अभी महाकुंभ हो रहा है, तो वो संगम क्षेत्र है, संगम,
वहां नदियों पर बात होती है, संगम का प्रयोग ज्यादातर नदियों पर किया जाता है। बाकी वस्तुओं के लिए हम मिश्रण या समूह का प्रयोग, समार का प्रयोग कर लेते हैं। तो शब्द के अनुसार हमें विग्रह वाले शब्द लेने। जे सामासिक पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा प्रथम पद संख्यावाची हो, वहां द्विगु समास होता है। द्विगु समास में विग्रह के लिए सामान्यतः संगम, समूह, मिश्रण या समाहार आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द, ये विशेष है, नोट ध्यान रखें, संख्यावाची प्रथम पद से निर्मित होते हैं, परंतु विशिष्ट अर्थ रखने के कारण उन्हें बहुब्री समास में गिना जाता है। ये सभी उदाहरण नीचे तिरंगा, दोगला, चतुर्भुज, चतुरानन, पंचतंत्र, पंचतंत्र पंचतंत्र, अष्टाध्यायी, षडानन, पंचानन, दशानन, या बिंदी नहीं आएगी, ये दशानन पूरा का पूरा ऐसे ही लिखना। त्रिनेत्र, पंजाब और 12 सिंह, सब बहुब्री के उदाहरण। हो गया, लिख लीजिए फटाफट, पड़ोसी से देख लो अब थोड़ा बहुत बच गया। चतुर्वेदी, द्विवेदी, चौराहा, चतुर्भुज, त्रिभुज, त्रिवेणी, पंचामृत, नवरात्र, तिरंगा और नवलखा।
लिख लिया सभी ने? कोई नहीं, साथ साथ लिख लेना। चतुर्वेदी लिखिए विग्रह। चतुर्वेदी देखो, चतु प्लस वेदी, देखो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अगर कोई चारों वेदों का ज्ञाता है तो वो चतुर्वेदी कहा गया। 3 वेद को जिसने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया वो त्रिवेदी कहलाया। 2 वेदों का वो जो ज्ञाता रहा उसे द्विवेदी ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए लिखिए इसका विग्रह। 4 वेदों को जानने वाला, उसका विग्रह ऐसे लिखना। अभी इसमें संगम मिश्रण समार नहीं है क्योंकि संख्या की बात हो रही है, सिर्फ 4 वेद की बात हो रही है। नेक्स्ट द्विवेदी, अच्छा 4 वेदों को जानने वाला उसको चतुर्वेदी कहते हैं। क्या कह रहा? एक, हाँ वेद में एक आएगी। द्विवेदी 2 वेदों को जानने वाला, 2 वेदों को जानने वाला। तो त्रिवेदी का क्या हो जाएगा? 3 वेदों को जानने वाला। ऐसे बने, कोई 3 को पढ़ने वाला, जिसने 3 वेद पूरे पढ़ लिए तो त्रिवेदी कहलाया, ठीक है ना। जिसने 4 वेद पढ़ लिए वो चतुर्वेदी कहलाया। अगला क्या है? चौराहा, 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार अर्थात 4 रास्ते जहां मिलते हो, और अगर परीक्षा में समार की न मिले और संगम भी आ जाए, 4 राहों का संगम, तब भी ठीक है, पर वो ज्यादा सही नहीं है, समार ज्यादा सही है। 4 रास्ते जहां मिलते हो। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, ये गणित की आकृति विशेष है, ध्यान रखना। यहां विग्रह 4 भुजा, सिर्फ उसकी बात हो रही है। और बी मतलब बहुब्री क्यों है ये? क्योंकि भगवान विष्णु के लिए भी प्रयोग में आता है। त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला, 3 भुजाओं का समूह, ऐसा लिख दो। 3 भुजाओं का समूह, यूं लिखो, ठीक रहेगा। इसी तरह 4 भुजाओं का समूह भी राइट है, 4 भुजाओं वाला भी सही है। त्रिवेणी, 3 वेणियों का संगम, 3 वेणियों का संगम, वेंडियों का नहीं, वेणी नदियां, 3 वेणियों का संगम, 3 वेणियां नदियां बहती हो, सोममाई जाखम वैसे। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह, 5 अमृतों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह। नवरात्रियों का समूह। इस नवरात्र को वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, आपको यह शब्द मिलेगा शब्द शुद्धि में। नवरात्रि नहीं होता है, नवरात्र होता है। नव प्लस रात्रि से बनता है और ई का लोप हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना। नवरात्र शुद्ध है, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आपको शब्द शुद्धि में। तो नवरात्रियों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह। अगर भारतीय ध्वज है तब तो फिर हो जाएगा बहुब्री, 3 रंगों का समूह। और 9 लखा, 9 लाख तक के मूल्य का, 9 लाख तक के मूल्य का। जैसे 9 लाख का हार कितने का है? 9 लाख तक के मूल्य का हो, इसलिए हम उसको 9 लखा बोलते। बस अब कॉपी बंद कर लीजिए, अब आपको लिखना नहीं है, बंद कर दीजिए कॉपी। ओके, देखिए अब जो समास पर आ रहा हूं वो सबसे अलग है, मतलब बचपन से पढ़ते आए और हम इसको बहुत सरल मानते गए, और हम में यूं मान के चलिए कि इतना रटाया गया है इस समास में, बस ऐसा कुछ दिख जाए तो आप ये समास लिख के आ जाए, पर इसमें ऐसा नहीं है। और ये समास है आपका द्वंद्व। कौन सा समास है? द्वंद्व। ये द्वंद्व समास। पहले तो इसकी कंडीशन समझ। द्वंद्व का मतलब क्या? पहले द्वंद्व का मतलब है गुत्थम गुत्ता होना। जैसे कोई 2 पहलवान आपस में झगड़ते हैं, लड़ाई होती है, उसको द्वंद्व कहा जाता है। अभी तक ये 2 पद आपस में द्वंद्व कर रहे थे, 2 पद ये ऐसे थे आपस में द्वंद्व कर रहे थे कि नहीं मैं बड़ा हूं, दूसरा कहता है कि मैं बड़ा हूं। तो एक समास में हमने कहा आगे वाले को भाई तू बड़ा है, तो अव्यय भाव तक सीमित गई बात। फिर हमने दूसरे को बड़ा कर लिया तो बात तत्पुरुष तक सीमित हो गई, लेकिन सही फैसला नहीं हुआ, निर्णय नहीं हुआ।
हमने कहा भाई तुम दोनों ही क्या हो, बड़े हो, अब खुश हो जाओ, अब झगड़ो मत। तो मतलब ये कि जिस सामासिक पद में दोनों के दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, अर्थात दोनों ही अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हो, दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो, एक को भी हटा दिया जाए तो पूरा पद ही समाप्त हो सकता है, मतलब उसकी वैल्यू नहीं बनेगी। इसलिए जिस सामासिक पद में दोनों के दोनों पद प्रधान हो उसको हम कहते हैं द्वंद्व। अब बात ये आती है कि द्वंद्व को हम ये रट कर ही आए कि दोनों पद प्रधान, यही परिभाषा। जैसे मैं उदाहरण के लिए खाली लिख रहा हूं, माता पिता, जितना अस्तित्व माता का उतना ही का उतना अस्तित्व किसका, पिता का। एक बात इसमें यह आ रही है कि इसमें ये चिन्ह नजर आ रहा है, इसको कहते हैं योजक चिन्ह, दो को जोड़ने वाला। कहां फंस सकते वो बता रहा हूं। हमने ऐसा का ऐसा चिन्ह का प्रयोग हमने पहले भी कर लिया है, धीरे धीरे कुछ याद आ रहा है? तो कोई आपको यह रटवा दे कि नहीं जहां योजक चिन्ह आए वहां द्वंद्व लिख के आ जाना, वहां आप गलती कर सकते हो, क्योंकि वो उदाहरण अव्यय भाव में भी होता है। बात समझ में आ गई होगी। तो फिर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये दोनों में से, तो देखो यहां माता और पिता दोनों सेपरेट शब्द है, लेकिन धीरे धीरे दोनों सेपरेट शब्द नहीं, एक ही शब्द क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसलिए ध्यान रखना, अगर एक ही शब्द अगर रिपीट हो रहा है और बीच में डैश आ रहा है, दिन दिन रात रात, ये सभी उदाहरण किस में जाएंगे, अव्ययी भाव में जाएंगे। एक बात तो ये होगी, ये खुलासा अपना क्लियर हो गया कि अगर रिपीट आ रहा है तो हो जाएगा अव्ययी भाव में, और रिपीट नहीं आ रहा है तो वो कुछ हद तक किस में जा सकता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, कई बार योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं मिलेगा, मैं नोट में भी लिखवाऊंगा आपको, योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं मिलेगा फिर भी द्वंद्व हो सकता। जैसे देखिए संधि युक्त पद मिलेंगे आपको, क्या लिखा है, कृष्णार्जुन, तो कृष्ण प्लस अर्जुन, दो अलग अलग हो गए। अब इसका विग्रह होता है कृष्ण और अर्जुन, दोनों के लिए बात कही जा रही है। तो इसका मतलब क्या ये विग्रह, मतलब क्या ये योजक वाला उदाहरण है, नहीं। बात समझ में आ गई। तो अगर मैं आपको द्वंद्व को लेकर के खाली तथ्यात्मक प्रश्न बनाऊं कि द्वंद्व समास के लिए कौन सा कथन असत्य है, ऐसे अगर प्रश्न बनाऊं तो वहां एक लाइन में ये लिखूंगा कि द्वंद्व समास में सदैव योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ये गलत है। कभी कभी होता है, कभी नहीं होता। ये लाइन किसी एग्जाम में आई हुई है, मैंने अभी हाल फिलहाल इस लाइन को पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो इस लेवल तक भी पेपर सेटर जा रहा है कि उसकी विशेषता तक को भी लेकर के वो आ रहा है और प्रश्न बना रहा है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों प्रकार की ये बात हो गई। अब बात ये आती है कि इस समाज के अंदर हम परंपरागत बात करते आ रहे हैं कि दोनों पद प्रधान होते हैं, परंतु ऐसी स्थिति नहीं है। अब वो ऐसी स्थिति क्या है वो आपको जानना जरूरी है, और उसमें आपको पेपर सेटर कहां आपको फंसा सकता है, बस वही समझना। नंबर एक, स्थिति अलग है, अगर दोनों ही पद प्रधान होंगे, दोनों पद क्या होंगे, दोनों प्रधान होंगे, तो दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होगा, दोनों की अपनी वैल्यू होगी। ये पहली कंडीशन बता रहा हूं, जहां दोनों पद क्या होंगे, प्रधान, उस तक बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, अगर दोनों प्रधान है तो उदाहरण के लिए हम समझते हैं माता पिता, जिस सामासिक पद में दोनों के दोनों पद अगर प्रधान होते हैं तो उनका विग्रह करने के लिए याद रखना, या तो और का प्रयोग करेंगे, या तथा का प्रयोग कर सकते हैं हम, या फिर हम किसका करेंगे, एवं का। इसका विग्रह क्या हो जाना चाहिए, माता और पिता, माता और पिता। संस्कृत में च बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, च का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो हमें नहीं करना है, संस्कृत को अभी इसको रहने दो। तो अब नियम क्या कह रहा है कि जहां दोनों ही पद अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, दोनों की स्वतंत्र वैल्यू है, दोनों अलग अलग अपना स्थान रखते हैं, इसलिए उसको हमने नाम दिया इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है इतरेतर। अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे,
इतर धन इतर। इतर का मीनिंग होता है भिन्न, अलग, और फिर इतर का मतलब भी है भिन्न, अर्थात दोनों। देखो शब्द में ही, जिस सामासिक पद में दोनों ही पद अपना स्वतंत्र अलग अस्तित्व रखते हो, उसको हमने नाम दिया इतरेतर द्वंद्व। ये पहले नंबर की कैटेगरी। दूसरे नंबर की कैटेगरी क्या, वो देखिए, जहां दोनों पद तो प्रदान होंगे ही, दोनों पद तो प्रदान होंगे ही, प्लस अन्य भी प्रदान होंगे। अर्थात अभी सिर्फ माता और पिता की ही बात हो रही थी, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलेंगे जहां माता पिता के अलावा अन्य बात आपको सोचनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होगा। कैसे, देखिए, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे में पेड़ और पौधे विग्रह नहीं कर सकते। आप क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊंगा। ऐसी स्थिति में हमें इसका विग्रह आदि या इत्यादि से करना। पहली बात तो क्यों करना वो बता रहा हूं। जैसे मैं जा रहा हूं कल जयपुर, हो सकता है कल मेरी क्लास, वास्तव में रियल में मेरी क्लास नहीं होगी, हाँ मैं बता ही देता हूं, ठीक है। और टाइमली अगर वापस आ भी गया तो बता देंगे भी क्लास होगी कि नहीं होगी। बाकी कंडीशन ये है कि नहीं होगी, ठीक है। तो पहले ही बता दूं मैं आपको, ठीक है। तो जयपुर जा रहा हूं, तो मान लीजिए कि अब यहां मैं अपने घर पे कह के जाऊं कि पेड़ पौधों को पानी पिला देना, पेड़ पौधों को पानी पिला देना। इसका और से विग्रह करें अपन, और से, पेड़ और पौधे। तो पेड़ तो है लीमड़े का बाहर कहीं, और पौधा है तुलसी का, बस उन्हीं को ही पानी पिलाना है। बाकी लॉन जो घास का मैदान है वो, बाकी गमले में पौधे, उनको किसी को नहीं पिलाना है। कोई एक पर्टिकुलर पेड़ और पौधे, दो की बात हो रही है। लेकिन मैं ये दो की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो जितने पौधे हैं गमले में उन सब की बात कर रहा हूं। तो इसका विग्रह होता है पेड़ पौधे आदि। मतलब पेड़ बार नीम का है, आम का है, अमरूद का है या नींबू का है, उनमें भी पानी पिलाना है, प्लस गमले में जितने पौधे उनको भी पानी पिलाना, और लॉन घास उसमें भी पानी देना है। तो इसका मतलब पेड़ पौधे आदि। इसका विग्रह इस तरीके से हम करेंगे। तो जहां दोनों के अलावा अन्य भी हैं, हम इंक्लूड कर रहे हैं, वहां कौन सा समास होता है, समाहार द्वंद्व। समाहार का मतलब मिश्रण, समाहार द्वंद्व, उसे हमने नाम दिया है समाहार द्वंद्व। और इसका विग्रह होगा पेड़ पौधे आदि। ये लिखने की जरूरत नहीं, आगे हम लेकर के आएंगे। ये दूसरा, तो पहली कैटेगरी इतरेतर द्वंद्व, दूसरी कैटेगरी समाहार द्वंद्व, ठीक है। इसको थोड़ा और एग्जांपल देकर के थोड़ा सटीक करें अपन। कैसे देखें, ये सबसे ज्यादा उलझाया जाएगा। क्या लिखा है, दाल रोटी। जनरली ये एग्जाम में भी आया हुआ, और लड़कों ने इसका विग्रह लिखा दाल और रोटी। अब थोड़ा समझिए इसको। दाल रोटी का विग्रह दाल और रोटी हो सकता है, नो डाउट, लेकिन क्या दाल और रोटी विग्रह करना बिल्कुल सही है, ये भी सोचना है। जैसे मुझे कोई पूछे, चौबीसा सर आप कितना कमा लेते हो, मैं ये कहता हूं दाल रोटी मिल जाती है, इतना कमा लेता हूं। मैंने क्या सेंटेंस बोला कि दाल रोटी मिल जाती है, उतना कमा लेता हूं। तो क्या मुझे रोज दाल और रोटी, दाल और रोटी मिलती, हाँ? कभी नींबू, सलाद, पापड़, अचार, रायता, ये भी तो कभी मिलता होगा। आप समझ रहे हो ना। इसका मतलब दाल रोटी में केवल दाल और रोटी की बात नहीं हो रही है, अन्य भी इंक्लूड हो रहा है। इसलिए इसका विग्रह होना चाहिए दाल रोटी आदि। हाँ, कोई ये कहना चाहे कि दाल और रोटी करना, तो उसका सेंटेंस और घटनाक्रम अलग होगा। जैसे कोई कहे अरे यार मैं तो आज सर के यहाँ जिम में गया, खाली दाल रोटी थी, और ऊपर से लिख दिया कांदा आपने घर से लेके आए, तो विग्रह होगा दाल और रोटी। अब बात समझ में आ गई आपको। जैसे दाल बाटी, दाल और बाटी, तो दाल बाटी में दाल और बाटी थोड़ी खा के आते हो, कभी कभी लड्डू भी होता है, कभी नींबू और सलाद, कभी छाछ, ये भी तो होता है। तो ये सब आ गया। दाल बाटी खा के आए हो सर, इसका मतलब ओनली दाल, हाँ खाली दाल बाटी बनाई, तो आप दाल और बाटी लिख सकते हो। और उदाहरण देकर के पुख्ता कर दो इसकी बात को क्लियर। जैसे ये देखो क्या लिखा है, ये हाथ पांव, क्या लिखा है, हाथ पांव। इसको समझिए, इसको थोड़ा। हाथ पांव का विग्रह हाथ और पांव, जनरली क्या होता है, हाथ और पांव, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका विग्रह हाथ पांव आदि भी हो सकता है।
कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति किसी खदान में काम कर रहा है, किसी अंडरग्राउंड मिल में काम कर रहा है, और हमने उसको कहा भाई हाथ पांव बचा के काम करना, हाथ पांव बचा के। वो बेंडा खाली द्वंद्व समास का ये पढ़ के गया था, दोनों में और आता बस हाथ और पांव ही बचाने, बाकी आओ दो फाटो माता में। ऐसा थोड़ी होगा। इसका मतलब शरीर के सभी अंग हुए, हाथ पांव के अलावा अन्य भी, तो इसका विग्रह होगा हाथ पांव आदि। बात समझ में आ गई? हाँ, हाथ और पांव ही करना है तो उसके लिए सेंटेंस अलग हो सकता है। चलो खाना खाना है, बैठ जाओ हाथ पांव धो करके, वहां हाथ पांव ही धोना है, यानी पूरा हापड़ लेना वाल्टी भर। कहा चलो सर ने बोल दिया हाथ पांव आदि, तो हाथ और पांव धोने की बात हो रही हो, अरे यार उसको एक्सीडेंट हो गया था, हाथ पांव पे ही लगी, बाकी और कहीं नहीं लगी। इसका मतलब हाथ और पांव, बाकी पूरा शरीर सही सलामत है। हाथ पांव टूटे तो नहीं तेरे, हाथ और पांव। बात समझ आएगी? अरे कहीं हाथ पांव पे लग जाती तो इसका मतलब अलग है। हाथ पांव पे लग जाती, हाथ और पांव पे इतनी लगती, कभी मुंडे पे भी लग सकती है ना, नक्शा चेंज हो सकता है कि नहीं? तो इसका मतलब हाथ पांव आदि। बात समझ में आ गई होगी? का विग्रह इस तरीके से करेंगे जहां सभी को समाहार किया जाए, दो के अलावा। ये तो दो है ही, इसके अलावा अन्य। तीसरी कंडीशन, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक जहां होता हो। जैसे देखते हैं क्या लिखा है ये आज। ऐसी स्थिति में या का प्रयोग करेंगे या फिर किसका प्रयोग करेंगे? अथवा का। जैसे मैं ये कहूं आजकल में परीक्षा परिणाम आने वाला है, या तो आज आ सकता है या कल आ सकता है, तो इसका या कल। हम बार बार आज और कल नहीं कर सकते, इतने ही नवरे नहीं हमारे लिए। आज भी रिजल्ट निकालेंगे, कल भी रिजल्ट निकालेंगे। नेताजी आजकल में आने वाले हैं, तो या तो आज आ सकते हैं या कल आ सकते हैं। हाँ, कोई ये कहे और मुझे चाहिए सर, तो उसका संदर्भ घटनाक्रम हो सकता है। आजकल अंकित तो दिखता नहीं है, आज भी नहीं दिखा और कल भी नहीं दिखा था, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तो वहां सेंटेंस बताएगा आज और कल, दो के संदर्भ में। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं? चुनाव कर रहे हैं, विकल्प ला रहे हैं, इसलिए उसको कहते हैं विकल्पक द्वंद्व। उसे क्या कहते हैं? विकल्पक द्वंद्व। तो अब मुझे बताइए द्वंद्व की कहां रहेगी परिभाषा? फिर दोनों पद प्रधान हो, या दोनों है, या दोनों के अलावा अन्य भी है, और या दोनों में से कोई एक है। ये द्वंद्व के अंदर इतना बड़ा झोल है, आप देखो। हम तो एक ही परिभाषा डर रहे आ रहे दोनों, इसलिए अब ये समझना है, दोनों प्रधान होते हैं तो समास कौन सा होगा? इतरेतर। दोनों के अलावा अन्य भी हो तो समास, और दोनों में से कोई एक हो तो विकल्प। अगर दोनों ही प्रधान है तो किसका प्रयोग करेंगे? और तथा एवं का। अन्य भी अगर है तो आदि वर्ग, और दोनों में से कोई एक है तो। बात समझ में आ गई होगी? जिस तरह संगम समार मिश्रण का प्रयोग हम किस में करते थे? देगू में। ठीक है जो के समान रूपी है जो का प्रयोग किस में करते थे? धर्मधर। और तथा एवं का प्रयोग किस में करते हैं? द्वंद्व में करते हैं। बात क्लियर होगी? तो हेडिंग डालिए द्वंद्व समास और इस पर आ जाइए। चलिए पहले समझ लेते हैं यहाँ क्या क्या लिखा है। जिस सामासिक पद में दोनों पद प्रधान हो और तथा एवं इत्यादि का क्या हो? लोप, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। अब ये नोट देखो, द्वंद्व समास में सामान्यतः दो पदों के बीच में इस चिन्ह को हमने क्या नाम दिया है? योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। मैंने क्या लिखा? पढ़ना इसको। सामान्यतः प्रयोग होता है, परंतु कहीं कहीं योजक का अभाव भी होता है। जैसे दिन रात में देखिए योजक चिन्ह है, दिन और रात। कृष्णा अर्जुन में नहीं है। ऐसे खूब उदाहरण लिखूंगा मैं, कृष्ण और अर्जुन। द्वंद्व समास में पदों की प्रधानता कितनी स्थितियों में? तीन। दोनों प्रधान हो सकते, दोनों के अलावा अन्य भी हो सकते, दोनों के अलावा दोनों में से कोई एक। विभक्त किया जा सकता है, जो तीन स्थितियां द्वंद्व के तीन भेदों को दर्शाती है, जो निम्नानुसार है। अब निम्नानुसार तो क्या है? वो डायरेक्ट उदाहरण है। पहले में कौन आएगा? इतरेतर द्वंद्व। दूसरे में कौन आएगा? समाहार द्वंद्व। तीसरे में कौन आएगा? हमारा विकल्प। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप हेडिंग डाल दीजिए द्वंद्व समास। मेरे ख्याल से अब इतना ही होगा।
इससे आगे हमारे पास समय नहीं होगा, तो आप इसको लिख लीजिए अब। द्वंद्व समास। अभिषेक जी सर, बहुव्रीहि शब्द में ऊ की मात्रा ब के नहीं नहीं नहीं, ब के नीचे तो बू थोड़ी होता है, बहु होता है, ह के नीचे आएगी बिल्कुल। गुरुजी आज मेरे सेट में सिलेक्शन हो गया, बधाई भैया, बधाई आपको, जो भी है सेट वाले एग्जाम में हो गया, अच्छी बात है, कुछ पढ़ा लिखा काम आया। सर जी जयपुर में कौन सी जगह होगी, आपके चरण स्पर्श कर ले मिल लेते हो। अरे भैया कहाँ मिलेंगे, आप तो वो यही मिल जाएंगे रॉयल में। ईपीआईपी सीतापुरा। क्या है प्रतापपुरा, वो प्रताप नगर क्या है, पप भागरोडा से आगे। नहीं नहीं नहीं, 22 गोदाम और कौन सा आता है, वो कौन सा एरिया आता है, सवाई मानसिंह स्टेडियम से सीधा रास्ता जाता है। सर 4 नंबर, अच्छा अच्छा अभिषेक जी बिल्कुल, 4 नंबर समास कौन सा भैया, 1 मिनट रुको। 4 नंबर पूछ रहे, इसमें आ रहा है ये, हाँ हाँ ये बिल्कुल टाइपिंग एरर है ये तो, या बहु ये तो आप ही कर लेना, ये तो मैं शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ये देखो, शुरू से ही अपन ने बात की थी, ये देखिए सबसे पहले हमने समास यहीं से स्टार्ट किया था ना, ये है शुद्ध, हाँ वो टाइपिंग एरर है, या नहीं है द्वंद, द्वंद, ये तो ठीक है, इसलिए वो बहुब्री होगा। चलिए लिख लीजिए इसे। वैकल्पिक होता क्या है, वैकल्पिक का मतलब विकल्प, दोनों में से कोई एक जब हम विग्रह में काम में लेंगे, आजकल तो आज या कल, देखो विकल्प का मतलब होता है या कल। अभिषेक जी शादी हुई कि नहीं हुई आपकी, तो विकल्प बताऊंगा मैं। आपके सामने एक लंबी लड़की है और एक छोटी लड़की है, और आपके सामने विकल्प है, दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है, तो क्या करोगे आप। हाँ तो आप आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही उसको चुनाव करोगे, या आपको यूं कहा जाए कि गुलाब जामुन लोगे या रसगुल्ला, दोनों में से लेना एक ही है, या तो खाइए गुलाब जामुन या तो खाइए रसगुल्ला, दोनों में से कोई एक। सगाई हो गई है, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। चलो बढ़िया, ओके, तो हम बात करेंगे अब अपने अगली क्लास में, इसको लिखिए आराम से।